हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो हमारी नई बुक इकोनॉमिक्स की बुक है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एसएसटी में 4 बुक हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लास्ट इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। इसमें हम लोग ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन और उसके बाद टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। इस बुक में, पूरे बुक में पहले तो 4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इस बार एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। अब इस पूरे बुक में केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो स्टूडेंट्स, ओवरव्यू, इस पालमपुर गांव के स्टोरी जो इंट्रोड्यूस की गई है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो वो एक इसी तरीके के गांव की संकल्पना करें। और इस गांव में, पालमपुर गांव में फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दोनों तरीके की एक्टिविटी होती थी। इसमें फार्मिंग एक्टिविटी में के अलावा जो अदर इंडस्ट्रियां थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम भी पालमपुर गांव में होते थे। पालमपुर गांव जो था वो बहुत सारे रिसोर्स वहां पे उपलब्ध थे, वहां पे रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी। वेरियस कंबाइंड टू प्रोड्यूस डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। यहाँ पे उस जो रिसोर्स थे वो भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि रिसोर्स ह्यूमन मेड भी होता है और नेचुरल होता है, नेचुरल और मैन मेड। तो यहाँ पे जो इस पूरे लेसन में हमें पढ़ना है, एक हाइपोथेटिकल विलेज की संकल्पना की गई है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी के जो पहला पेज है, पहले पेज में ही इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है पालमपुर गांव की पूरी टोपोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में कि कैसा पालमपुर गांव है। उसमें एक आपकी बुक में देखेंगे कि तो एक गांव का सीन भी दिया गया है, जिसमें एक किसान अपने बैल के साथ जा रहा है। सीन ऑफ विलेज भी है। अब इसमें देखेंगे पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज अ बिग विलेज इन 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर जो है वो बहुत ही सुव्यवस्थित, सुसंगठित गांव है, जिसके पास रायगंज नामक कस्बा भी है और शाहपुर एक बड़ी मंडी भी है। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे रायगंज है और वहां से उसी के नियरेस्ट एक स्मॉल टाउन है, छोटा सा कस्बा है। जैसे अपने यहाँ से लालगंज है, ऐसे ही वहां पे शाहपुर कस्बा है। मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टांगा, बुगीज लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटी। इसमें दिखाया गया है कि जो ये गांव है ये ट्रांसपोर्ट से भी सुव्यवस्थित है। यहाँ पे सारगंज हो या रायगंज हो, शाहपुर हो या रायगंज हो, वहां पे आने जाने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें बैलगाड़ी है, तांगा है, बुलक कार्ट है, बुगीज हैं, ट्रैक्टर है, जीप है, स्मॉल ट्रकेस हैं, बाइक्स हैं लोगों के पास। इससे लोग अपने गांव से नियरेस्ट एरिया में ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। और जो वहां के टांगास हैं, बुलक कार्ट हैं, बुगीज हैं, उस पे किसान अपने प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस किए रहते हैं, स्पेशली जैसे बात करें, इसमें दिया गया है आपकी बुक में जैगरी, गुड़ को बना करके शाहपुर टाउन में ले जाते थे। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते थे, जिसमें डिफरेंट कास्ट के लोग थे, जिसमें 80 अपर कास्ट फैमिली थी। 80 अपर कास्ट फैमिली थी और जो अपर कास्ट फैमिली थी उनके पास पक्का घर था। इसमें आपकी बुक में लिखा गया है पक्का हाउस। पक्का हाउस किससे बनता था? ब्रिक्स, सीमेंट, रॉड, इन सब से मिला करके पक्का घर बनाया जाता है। और जो वहां के एससीज थे, दलित थे,
उनके पास मड से और घास से बना हुआ घर हुआ करता था, जिसको हम कह सकते हैं कच्चा हाउस। जो अपर कास्ट के लोग थे उनके पास पक्का हाउस था, जो लोअर कास्ट के लोग थे मींस एससीज और दलित थे उनके पास कच्चा हाउस थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अधिकतर घरों में बिजली का कनेक्शन था। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इलेक्ट्रिक सप्लाई होने की वजह से वहां के किसानों के खेतों में ट्यूबवेल लग गई थी, जिससे वो इरिगेशन कर सकते थे, और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते थे वो अपने कारखाने के मशीनों को चलाने के लिए भी उस बिजली का इस्तेमाल करते थे। पालनपुर गांव में स्कूल की भी व्यवस्था थी। 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल था। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था, पीएचसी जिसको बोलते हैं, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी, जहां पे लोगों को बीमार होने पे उनका वहां पे ट्रीटमेंट होता था। द डिस्क्रिप्शन एबव shows that पालमपुर has family well developed system of road transport। अब इसमें दिखाया गया है आपके बुक में कि जो पालमपुर गांव था वो वेल कनेक्टेड गांव था। गांव में आने जाने के लिए सड़कें थी, आने जाने के लिए मीडियम था, ट्रांसपोर्ट थे और इलेक्ट्रिसिटी थी, जिससे वहां के लोग पढ़ने के लिए स्कूल था, स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरीज थी। तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, जब इस स्टोरी को हम देखते हैं समझते हैं तो हमें एक अद्भुत गांव की संकल्पना हमारे दिमाग में आती है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट विलेज अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर टू नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग etc। इस गांव में ज्यादातर लोग फार्मिंग एक्टिविटी में थे, लेकिन जो फार्मिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में थे, जैसे वो टेलरिंग का काम करते थे, शॉपकीपर हुआ करते थे, शूज मेकर थे, ये सब वर्क भी वहां पे होता था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन की जो जनरल थिंग्स थी वो सब लोगों की अर्निंग के साधन था। ये तो इतनी बात हो गई इस लेसन के इंट्रोडक्शन की। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने ओवरव्यू इंट्रोडक्शन समझा कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है और पालमपुर गांव की टोपोग्राफी कैसी है। अब आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, अब आते हैं किस पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संगठन कि उत्पादन कैसे होता था। The aim of production is to produce the goods and services that we want. 3 or 4 requirement for production of goods and services। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 3-4 फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल। कैपिटल मीन्स फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी कई टाइप के हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल कैपिटल में जैसे फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है। 3 चीजें याद रखें। पहला मैंने बोला क्या, लैंड, लेबर और देन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को 3 तरीके से इसमें समझाया गया है। पहला फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल और तीसरा ह्यूमन कैपिटल। इतनी बात हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो प्रोडक्शन है उसके इतने फैक्टर हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंड के बारे में। लैंड पे ही नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, लैंड पे ही प्लगिंग करते हैं। पीस ऑफ लैंड जो होता है उसी पे तो हम लोग प्लगिंग करके खेती करते हैं, और उसी लैंड पे वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, मिनरल ये सब भी पाए जाते हैं। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हमारी हुई लैंड। दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर, दैट्स इट, पीपल हु विल डू द वर्क, लोगों को काम चाहिए। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। Other activities require worker who can manual work. Each worker is providing the labor necessary for production। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए उसमें
श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम मेंटल होता है, श्रम फिजिकल भी होता है, फिजिकल वर्क एंड मेंटल वर्क। जो फिजिकल वर्क वाले होते हैं वो फिजिकल काम करते हैं और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मेंटली वर्क करते हैं। अब तीसरा रिक्वायरमेंट जो हमारी है, तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है कैपिटल। कैपिटल को हमने आपको बताया था कि जो फिजिकल कैपिटल है, जो भौतिक पूंजी है हमारी, वो तीन तरीके से है। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल, तीसरा है ह्यूमन कैपिटल। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, अब इसको समझते हैं। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स रेंजेस फ्रॉम वेरी सिंपल टूल सच एज फार्मर, जैसे जो मशीनें होती हैं, जो औजार होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये सब एक बार ही हम परचेज करते हैं। मतलब है कहने का कि ऐसे इक्विपमेंट जिसको हम एक बार पूंजी लगा करके उसको खरीद लेते हैं और बार बार उसको यूटिलाइज करते रहते हैं, जो ऐसी पूंजी लगती है उसके लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल। अब दूसरी हमारी है वर्किंग कैपिटल। दूसरी पूंजी कैसी है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि रॉ मटेरियल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कब मिलेगा? जब मनी हमारे हाथ में होगी, जब पैसा हमारे हाथ में होगा। प्रोडक्शन का जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे मेन आपका रॉ मटेरियल ही होता है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे? एग्जांपल से समझें, जैसे अभी आगे कहानी आएगी सलीम की, तो उसमें जैसे एक कोबलर होता है, अगर उसको शूज बनाना हो, जब तक उसके पास लेदर नहीं होगा तब तक वो शूज बना नहीं सकता। तो जो शूज का लेदर वो खरीदता है, परचेज करता है, उसके लिए जो पैसा देता है वो उसकी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। वो उसकी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। इस तरीके से अगर देखें तो जो वर्किंग कैपिटल है और फिक्स्ड कैपिटल है, इसके अलावा भी हमें थोड़ी सी बात ह्यूमन कैपिटल के बारे में समझनी होगी। इस कैपिटल के बारे में ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? मानव पूंजी। अब आपकी बुक में पिक्चर 1.2 दी गई है, उसमें आप देखेंगे कि एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे लेबर मशीन पे काम कर रहे हैं। तो जो वो लेबर है जो मशीन पे काम कर रहे हैं वो उनकी क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। वो अपनी पूंजी लगा रहे हैं, बेशक उनको उसके बदले में वेक्स मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन अगर वो उस फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल पे वर्क ना करें तो हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में जाना, और ये हम कह सकते हैं फाइनली कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इन 3-4 इक्विपमेंट का होना जरूरी है, जिसमें लैंड है, लेबर है और कैपिटल है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो नया टॉपिक है इसमें फार्मिंग इन पालमपुर। कौन सा टॉपिक है? फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कृषि। पालमपुर में कृषि, और इसमें जो सब टॉपिक दिया गया है, पॉइंट नंबर 1, लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% पीपल आर एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन कृषि था और इसमें 75% लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज particularly fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists
नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फॉर प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। जो पालमपुर, इसमें यह समझाया गया है कि 1960 तक पालमपुर गांव में जो खेती थी वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड थी। 1960 के बाद वहां पे लैंड का एक्सपेंशन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके जो क्रॉपिंग लैंड थी, कल्टीवेशन वाली लैंड थी, उसमें एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद वहां पे कुछ कल्टीवेटेड लैंड बढ़ी और जो कल्टीवेटेड लैंड बढ़ी तो फार्मर ने उस पर खेती करना स्टार्ट किया। इसमें एक देखेंगे ब्राउन कलर से दिया गया है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन हेक्टेयर। पालमपुर गांव में जो मेजरिंग की स्टैंडर्ड यूनिट थी वो थी हेक्टेयर या एकड़। हेक्टेयर मीन्स 4 बीघा। हेक्टेयर का मतलब क्या था? 4 बीघे के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। अब दूसरा आगे चलेंगे। इस देयर अवे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इसमें दिखाया गया है कि अधिकतर जो किसान थे, इसमें दिखाया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे, इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। इसमें दिखाया गया है कि पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक गांव था। वहां पे जो क्रॉपिंग थी वो साल भर में 3 बार होती थी। अक्टूबर नवंबर के महीने में पोटैटो की खेती होती थी, मीन्स कह सकते हैं कि रबी की क्रॉपिंग होती थी। उसके बाद मई जून के टाइम पे व्हीट की खेती, राइस की, पैडी की खेती होती थी, मीन्स खरीफ कह सकते हैं। अप्रैल मार्च में जायद की खेती होती थी। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पे पालमपुर में रबी, खरीफ, जायद तीनों टाइप की खेती होती थी। फार्मर अपने क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल का इरिगेशन के सिस्टम को मजबूत करने के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेते थे और हर पीस ऑफ लैंड पे ट्यूबवेल लगी थी, जिससे किसानों को खेती करते समय जब इरिगेशन करना हो तो उन्हें पानी की कोई समस्या न हो। उसके अलावा इसमें दिखाया गया है कि 1970 के मिड में वहां पे लगभग 200 हेक्टेयर लैंड जो थी पालमपुर में वो इरिगेटेड लैंड थी। कितनी हेक्टेयर? 200 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड थी। द ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन पीस लैंड ड्यूरिंग। वहां पे कुछ किसान ऐसे थे जो एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही क्रॉपिंग करते थे, कुछ ऐसे थे जो एक ही एरिया पे, एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक से अधिक खेती करते थे, जिसको हमको क्या बोलते हैं? एक पीस ऑफ लैंड पे एक से अधिक क्रॉप्स की क्रॉपिंग की जाए तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। अब ये पैटर्न था, वहां पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स बोई जाती है। आपकी बुक में टेबल 1.1 दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको उसकी 1 ईयर का कल्टीवेटेड एरिया मैप में दिया गया है। अब 1960 के बाद जो कल्टीवेटेड लैंड थी उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए याइल्ड सीड की डिमांड हुई। याइल्ड सीड मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीज की जरूरत थी और उसके लिए रिसर्चेड सीड मीन्स HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, अच्छी तरीके से कल्टीवेशन, ये सारी चीजें जब आई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। आप जनरली ये कह सकते हैं कि उस समय वहां पे उसी के बाद से ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रीन रिवोल्यूशन में भी तो ये होता है कि उसमें जब प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि HYV सीड्स होते हैं, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम होता है, थ्रेसिंग के लिए कंबाइनर होता है, कटिंग के लिए सोइंग विनोइंग अच्छे से हो जाती है, फर्टिलाइजर होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, जिससे कि जो क्रॉप्स होती है वो हमारी नष्ट नहीं होती है। इसी तरीके से आप देखें तो जो पंजाब के फार्मर हैं, हरियाणा के हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं, वो सब खेती बाड़ी के मामले में ज्यादा आगे हैं। पालमपुर गांव की बात इसमें की गई है कि वहां पे ट्रेडिशनल वेराइटी थी, वो जो उत्पादक था 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम मतलब 13 क्विंटल पैदावार होती थी और वो बाद में बढ़ करके कितनी हो गई? 3200 किलोग्राम। 1300 से कितना हो गई?
3200 किलोग्राम, मतलब लगभग 300% से अधिक। तो स्टूडेंट्स आप प्रोडक्शन के बारे में इसमें देखेंगे। और ये सब हुआ क्यों 1332? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत में किसने लाया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। इसमें भी आपकी पेज नंबर 5 पे दिया गया है टेबल नंबर 1.2, उसमें प्रोडक्शन ऑफ पल्स व्हाइट व्हीट पल्सेस इनका सबका मीट्रिक टन में दिया गया है। आप इसको देखेंगे तो आपको बाद में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि जो लैंड है, लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें समझना है। तो लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने पालनपुर की स्टोरी में ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालनपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने पढ़े, टॉपिक पढ़े। जो ना समझ में आया हो प्लीज कमेंट में करके उसको सॉल्यूशन ले लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।